नमस्कार। नमस्कार और सर। नमस्कार सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने आज मुझे इतने बड़े मंच में बोलने का मौका नमस्कार दिया। सर। बाकी मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं कभी इतने बड़े मंच पर बोलूंगा, जहाँ से मुझे सारे देश के लोग सुनेंगे, हिंदुस्तान के काफी। और इसके काबिल मैं बाकी था नहीं। मैं सबसे बड़ा इसका सिरे जाता तो मेरे ग्रेट ग्रेट अपलाइन सौम्य सर, सुनील सर जी और धर्मवीर सर जी के लिए जाता है। तो तहे दिल से इनके लिए हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देता हूँ सर। सर, इस सिस्टम में आने का एक ही मकसद है, एक ही कारण है कि सर को मैंने देखा कि सर ने जिस दिन से सर ने मेरी उंगली पकड़ी है, मैंने सर की हाथ पकड़ा सर ने मेरा, उस दिन से मुझे भरोसा होता चला गया और मैंने ठान लिया कि इसमें सफल होना है। तो सबसे पहले मैं अपने कुछ ग्रो लाइन में जो मेरे टीम में जो लीडर्स हैं, जो दमदार तरीका से काम कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा उनके बारे में बताना चाहूँगा जो मेरे ग्रो लाइन में आते हैं। सबसे पहले हैं जैसे भगवान शरण जी, जो कांधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं और बड़े कमिटमेंट वाले लीडर हैं। दूसरे मिस्टर राजीव कुमार सर, जो कि बाकी टैलेंटेड व्यक्ति हैं और बाकी कांधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। मिस्टर वरुण पाल जी हैं, डॉक्टर साहब, अहमदपुर से डेंटिस्ट साहब, और वो भी दमदार लीडर हैं और बड़े विजन के साथ काम कर रहे हैं। जिशान सर जी हैं, जो कि रहने वाले सासाराम के, प्रेजेंट आगरा में रह के काम कर रहे हैं। और मिस्टर अनवार खान जी हैं, वो भी अपनी जिम्मेदारी के साथ, कमिटमेंट के साथ इस बिजनेस में लगे हुए हैं और शिखर तक जरूर जाएंगे, तो उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और इधर देव कुमार जी हैं हमारे, जो दमदार लीडर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और नीरज सर हैं, सोनू खान जी हैं, अवनी सिंगल जी हैं, मनीष खान जी हैं, सुरेश पाल जी हैं, और कुछ लेडीज हैं जो मेरे से पूरी कांधे से कांधा मिला के काम करते हैं, जिसमें मेरी एक सिस्टर आती हैं रुखसाना मैडम जी, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। बाकी दमदार लीडर हैं, कमिटमेंट के साथ काम करती हैं। लक्ष्मी जी हैं, जो कि दमदार लीडर हैं, बहुत कांधे से कांधा मिलाकर काम करती हैं। और मीरा जी हैं, अंशुया मैडम हैं, सुनीता जी हैं, ये काफ़ी लेडीज हैं जो मेरे साथ कांधे मिलाकर काम कर रही हैं। और कुछ मेरे और मित्र हैं जिन्हें देख के मैं बहुत मोटिवेट रहता हूँ, जिन्हें देखकर मैं बहुत कुछ उनको सीखने का मौका मिलता है। जिसमें से धर्मेंद्र चाहर जी हैं, जिनको देख के मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। और अपने धर्मवीर मंगोली से हैं, अजय राजपूत जी हैं, मुकेश राजपूत जी हैं, और आपके संतोष जी हैं दिल्ली से, और वीरेंद्र जी हैं दिल्ली से, कमल कुमार जी हैं बिहार से, और मोहसिन खान जी हैं दिल्ली से, अजीत कुंतल जी हैं भरतपुर से, श्यामवीर जी हैं भरतपुर से, चंद्रपाल जी हैं सूरत से, और नरेंद्र जी हैं सूरत से, और कुलदीप जी हैं फतेहपुर सीकरी से, जिनसे मैं बाकी बहुत मोटिवेट रहता हूँ। जब भी इनको बारे में सुनता हूँ, बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ। सर के बारे माध्यम से काफ़ी बार उनकी तारीफ सुनी है। और मेरे सामान्य जो लीडर हैं, जिनसे मैं बाकी बहुत कुछ सीखा हूँ, जब भी उनसे मिलता हूँ तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिनमें सबसे पहले नाम निकल के आता है हमारे ग्रेट रूबी लीडर मिस्टर श्यामवीर लहरी जी और राजेंद्र प्रसाद जी। श्यामवीर जी और राजेंद्र जी से जब भी मैं मिलता हूँ, बाकी मिलके बड़ा अच्छा लगता है, और उनसे हाथ मिलाने का तरीका सीखा, और जो उनका मोटिवेशन एक्साइटेड रहते हैं, उनसे सीखने का बहुत कुछ मौका मिलता है। अपने गोपाल जी हैं, बाबूलाल सैनी जी हैं, इनको भी जब देखता हूँ, उनके बारे में सुनता हूँ, बाप बेटे के बारे में बड़ा मोटिवेट होता हूँ। तो बाकी मैं इन लोगों से बहुत कुछ सीखता हूँ। तो सबसे पहले मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज इन लोगों की वजह से मुझे हौसला मिलता है, हौसला अफजाई होता है, तो मैं इस बिजनेस में टिका हूँ और चल रहा हूँ। बाकी सर के माध्यम से बहुत सीखने का मौका मिलता है। मगर थोड़ा सा सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं किस माहौल से और किस माहौल में आज बैठा हूँ, और मैं मेरा बैकग्राउंड क्या था, क्या बताना चाहूँगा साथियों। मेरा नाम फरीद खान है और मैं फतेहपुर सीकरी से बिलोंग करता हूँ। और इस सेफ शॉप अपॉर्चुनिटी से पहले मैं एक कारपेट का काम किया करता था, जो कि एक कारपेट जो एक्सपोर्ट का माल बनता है, दरी बुनकर, और उसी काम को मैं करता चला जा रहा था। और हम 6 भाई हैं, 2 मेरी सिस्टर हैं, और 6 भाइयों में मैं दूसरे नंबर का भाई हूँ। और मेरे पिताजी जो है एक मजदूर लाइन में कबाड़े का काम करते हैं, फेरी लगाते हैं कबाड़े की, यानी एक मैं मध्यम परिवार से हूँ। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा या एक ऐसा बिजनेस मिलेगा जिससे मैं अपने कैरियर को निकाल ला सकता हूँ या अपने आप को इसमें मेंटेन कर सकता हूँ, ये कभी बिलीव नहीं था। तो एक बार की बात है कि मेरे जो हमारे गुरु हैं आज ग्रेट अपलाइन है, मिस्टर सौम्य सर जी, इनके गांव के एक व्यक्ति थे, जो कि जिनके यहाँ से हमारे घर का दूध आता था। तो उनसे थोड़ा सा हलवा इंट्रोडक्शन था हमारा।
तो एक दिन वो बोले कि फरीद जी आपको ऐसा है कि मेरे साथ भरतपुर चलना है, एक फंक्शन है, शादी है और शाम को खाना खा के वापस लौट आएँगे। तो एक बार तो मैंने उनसे मना कर दिया था, मैंने चलो देखेंगे, टालम-टोल कर दिया। मगर जैसे ही सुबह 7 बजे उनका फ़ोन फिर आता है कि फरीद जी तैयार रहना और हमको शादी में चलना है। तो मैंने उनसे बोला ठीक है सर देख लेंगे, मगर वो वाक़ई मेरे घर पे आए और अपनी बाइक पे बैठाल कर मुझे भरतपुर और उस होटल में ले गए जहाँ पर सेफ सूप का प्लान चल रहा था। तो जैसे ही मैं होटल में गया तो वहाँ सारे लोगों को देख के मैं शॉर्ट हो गया था कि सारे लोग कोट पैंट में थे। तो मैंने कि ये कैसी शादी है, कैसा फंक्शन है कि सारे लोग कोट पैंट में हैं। तो मुझे एंट्री नहीं होने दे रहे थे, तो नाम पूछा कि किसके साथ आए हो? तो मैंने नाम बताया कि फलाने सर के साथ आया हूँ। एंट्री कर दी गई थी मेरी और एंट्री करा के मुझे सबसे ज़्यादा आगे-आगे वाली सीट पे बैठा दिया गया, तो बड़ा प्राउड अच्छा फ़ील कर रहा था मैं। यार मुझे बाकी आगे बैठा लिया गया है, मेरी वैल्यू ज़्यादा है, मन में सोच रहा था। मगर जैसे ही मैं कुछ देर बाद प्लान शुरू होता है, तो पूरा प्लान मैंने अटेंड किया। तो पूरे प्लान में मेरी सिर्फ़ 2 ही बात समझ में आई कि टीम वर्क मैं जानता नहीं था, नेटवर्किंग होता है क्या है, एक तो प्रोडक्ट समझ में आया और उसके बाद उसको जो कुछ समझ में आ रहा था वो लाखों कमाने का मौका। तो मैं यही समझ रहा था कि यहाँ लाखों रुपए कमाने का सिस्टम है और लाखों रुपए कमाने का मौका है, लाखों रुपए मिलेंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो सर मुझसे बोले कि ठीक है फरीद जी आपको बिज़नेस प्लान अच्छा लगा है, तो आप फॉर्म भर के शुरुआत कीजिए और हम आपके साथ हैं। तो मैंने सर से बोला कि सर वाक़ई बिज़नेस प्लान तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं करना चाहता हूँ। मगर मेरे पास जो ₹350 आप बोल रहे हो वो मेरे पास नहीं है, वो आपको देना पड़ेगा। मैं आपको घर पे चल के आपको ये पैसे वापस कर दूँगा। तो सर ने ऐसे ही किया था कि उन्होंने अपने जेब से वो ₹350 दे दिए थे, तो मैंने फॉर्म साइन अप किया और फॉर्म साइन अप करके मैं घर आ गया था। तो मेरे माइंड में जो चल रहा था मैंने घर पे आके सारी चीज़ बताई कि आज मैं ऐसे-ऐसे मीटिंग में गया था और वहाँ ऐसी मीटिंग देख के आया हूँ कि हमारे घर की गरीबी दूर हो जाएगी और बहुत अच्छा बिज़नेस है, मैं लखपति बन जाएँगे, ये है, वो है। मगर मुझे ये नॉलेज नहीं थी कि इसमें कोई प्रोडक्ट भी या शॉपिंग भी करनी पड़ती है। इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी। तो जैसे ही सुबह सर फ़ॉलो-अप के लिए आए थे, सौम्य सर जी, हमारे गुरुजी और भी लीडर्स उनके साथ आए थे। तो जब मेरा उन्होंने फ़ॉलो-अप किया और फ़ॉलो-अप में जाकर उन्होंने बताया कि कैसा लगा और चलो बहुत बढ़िया बिज़नेस है, मिलके शुरुआत करते हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एक यहाँ से एक प्रोडक्ट खरीदना है, 9-10 हज़ार रुपए का और उसके साथ आपको बिज़नेस शुरुआत करना है। तो जब उन्होंने ये वाली बात बोली कि 9-10 हज़ार का प्रोडक्ट खरीदना है, तो मैं बड़ा शॉक्ड हो गया था कि 9-10 हज़ार की रकम इतनी बड़ी मैं कहाँ से लेके आऊँगा? क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड में घरवाले थे कि हम रोज़ लाने वाले, रोज़ खाने वाले थे और जिस घर में रोज़ लाना खाने में भी लाले पड़ जाते हों और उस घर में एकदम 10,000 की बात आए, तो बड़ा शॉर्ट सा लगता है कि कहाँ से आएँगे? तो मैंने उनसे तुरंत मना कर दिया क्योंकि सर मैंने सेप्सो को प्लान देखने से पहले 15-20 दिन के दरमियान एक मोटरसाइकिल खरीदी थी, जो जिस काम को मैं करता था कारपेट को, उस काम को करते हुए मैंने एक 8,500 रुपए की मोटरसाइकिल खरीदी, सुजुकी 100 जिसमें कुछ लीडर हैं जो जानते होंगे, जैसे राजीव सर जी हैं और लोगों ने बस्ती वालों ने काफ़ी लोगों ने देखा है। तो वो मैंने 8,500 रुपए की खरीदी थी, वो मेरे लिए हवाई जहाज़ था, वो मोटरसाइकिल नहीं थी। तो उस दरमियान में ये सेप-सूप का प्लान आ गया, तो मैंने घर पे बोला था, घर वाले बोले थे, "बेटा हम पे तो पैसे नहीं है और फिर तू ऐसे फालतू के कामों में मत पड़ और हम पढ़े-लिखे नहीं हैं, हम मज़दूर आदमी हैं, हमारे लायक ये बिज़नेस नहीं है। फिर मुझे किसी और से सलाह लेने दे, और तुझे शाम को जवाब दूँगा।" तो मेरे पिताजी और मेरे भाई ने कुछ लोगों से जाने-अनजाने में सलाह ली, बस्ती में राय सलाह-मशवरा किया, तो गली वालों ने अच्छी सलाह-मशवरा दी उनको कि ऐसे फालतू के काम में मत फँस जाना, बर्बाद हो जाओगे, आपका घर बिक जाएगा और पुलिस आएगी, आपको गिरफ्तार करके ले जाएगी, फालतू के लफड़े मत पालना अपने बेटों को। तो मेरे पिताजी को फुल तरीक़ा से नेगेटिव कर दिया था। तो दूसरे दिन सर फिर फ़ॉलो-अप के लिए आए, तो सर को मैंने यही रिस्पॉन्स दिया कि सर घरवाले तो ठोक कर मना कर रहे हैं और मैं नहीं कर सकता। और सर ने एक काम बहुत अच्छा किया था कि सर ने जब फ़ॉलो-अप करने आए थे, तो मुझे एक वीडियो सुनाई थी जसवीर सर जी की। जसवीर जी की आग जिसमें उनको एक व्यक्ति ने हाथरस में बैठ के उनको जानकारी दे रहे थे और एक व्यक्ति उनको स्टैम्प पे लिख के देते हैं कि आपकी कंपनी आपको 5,500 से ज़्यादा कमा के नहीं देगी। तो उन सर जी ने उस स्टैम्प पे साइन किया और उस स्टैम्प लाके दिया और वो भी इतने बढ़िया से स्टैम्प पे लिखवा के स्टैम्प को अपने पास रखा और उन्होंने सिर्फ़ स्टैम्प को झूठा करने के लिए ये काम किया था। तो ये चीज़ मुझे बहुत आकर्षित करी थी कि इतने बड़े लोग, इतनी बड़ी सभा में ये व्यक्ति चीख-चीख के बोल रहे हैं और बुलंदशहर का ये प्रोग्राम है, काफ़ी पब्लिक भी थी उसमें, तो मैंने पब्लिक के आगे इतना झूठ चल नहीं सकता है। मगर जब उनकी बातें सुनी तो मुझे भी लगा कि बिज़नेस करना चाहिए। फिर मैंने एक चीज़ सोची ये भी थी, कि यार मैं अनपढ़ हूँ, मैं स्व-मज़दूरी के कुछ नहीं कर सकता, मगर जो सीनियर जो लोग मेरे पास आए हैं, ये वाक़ई पढ़े-लिखे हैं और जिस माहौल में मीटिंग को देख के आया हूँ, वहाँ की मैं संगत को देख कर आया हूँ, वहाँ लोग वाक़ई कोट पैंट में रहते हैं, बढ़िया ड्रेस कोड मेंटेन, बढ़िया वहाँ की लैंग्वेज है, बढ़िया सोसाइटी है। अगर मैं इनके साथ रहूँगा, अच्छे वातावरण में रहूँगा तो कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा
तो मैंने इरादा कर लिया था कि मुझे ये सेफ शॉप ज्वाइन करना है, मगर घर वाले ठोक के मुझसे मना करते थे। तो मैंने एक कठोर डिसीजन लिया था कि जो मेरी बाइक थी, वो मैंने 2000 के घाटे से बेची थी, 6500 में मैंने अपनी बाइक बेची थी और बाकी पैसा मैंने अरेंजमेंट करके अपने दुकानदार से लेके आया था और मैंने इसमें जॉइनिंग लगा दी थी। जॉइनिंग लगाने के बाद जब मेरा जॉइनिंग लगा दी गई थी, तो फिर मैंने दूसरे दिन मेरे सर एफआईएम करने आए थे। तो एफआईएम जब करने आए थे, तो सर ने एफआईएम के बारे में बताया, हॉट सीट के बारे में बताया, लेफ्ट राइट के बारे में बताया, डबल बेनिफिट के बारे में। तो उससे पहले मेरी बस्ती में एक लड़का था घनश्याम, जो कि पूरी बस्ती का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा वही है। तो वो मेरे घर को एडवाइस करने आया था कि देखो अभी तो आपका सिर्फ बेटा ही फँसा है और ये लोग अभी आएँगे और आपको और लूटेंगे, आपसे बोलेंगे कि अपने घर के इस बेटे को जॉइन कराओ, कि अपने चाचा जी को जॉइन कराओ, कि भाई को जॉइन कराओ और इनका ये काम है, ऐसे इस तरीक़ा से लोगों को ठगेंगे। वो ये रात को हमसे बोल के गए थे और सुबह ही सौम्य सर जी वग़ैरह और कुछ लोग आए थे, तो वो हॉट सीट के बारे में बता रहे थे, तो हमें वाक़ई सेम ऐसे ही फ़ील हुआ, जैसे वो व्यक्ति बता के गया था। तो मुझे लगा था एक बार को तो मन में कि यार सेम ये तो वही चीज़ हो रही है, जो वो लोग बता के गए थे। यानी अभी मैंने अपने पैसे का अरेंजमेंट किया है, अब जी बाकी बोल रहे हैं कि 2 डीडी और लगाओ। तो मैंने सर बोला मैं नहीं हो पाएगा, मैंने मना कर दिया। तो सर बोले कि ठीक है तो किसी अपनी दोस्त की लिस्ट बनाओ, रिश्तेदार की बनाओ और लोगों को प्लान लगवाओ और मिलकर काम करते हैं। तो सर ने एफआईएम किया, मेरी लिस्ट बनवाई। तो सबसे पहले फिर मैंने अपने बड़े भाई से बोला था कि बड़े भाई यार बिज़नेस प्लान तो मुझे अच्छा लग रहा है और अच्छी संगत है, आप इसमें जॉइन कीजिए, मेरे साइड में बिज़नेस पार्टनर बन जाओगे और मिलकर बहुत बड़ा काम करेंगे। तो मेरे भाई ने मुझे एक जवाब दिया था कि बेटे तू ही पैसे वाले बन जा पहले, तुझे देख लेते हैं, तू पैसे वाला हो जाएगा, तो फिर मैं स्टार्ट कर लूँगा, तुझसे ले लेंगे, मुझे क्या ज़रूरत है। तो जब मेरे भाई ने मुझसे ऐसा बोला तो थोड़ा-सा मुझे अटपटा-सा लगा था कि जब मेरे खास भाई हो गए इस तरीक़ा की बात कर रहे हैं, जब ये भरोसा बिलीव नहीं कर रहे, तो मार्केट में मुझसे कौन भरोसा करेगा। तो फिर मैंने कुछ लोग थे जो मेरे खास-खास थे, उनमें से मैंने कुछ लोगों को जानकारी मैंने सलाह-मशवरा ली कि मैंने एक बिज़नेस प्लान जॉइन किया है और आप मेरे साथ जुड़ जाइए। 10,000 की आपको शॉपिंग करनी है, 2 बनाने हैं। जिस तरीक़ा से मुझ पे आता था, मैं बताने लग गया था अपनी स्तर से। पहले व्यक्ति को बताया, उसने मना कर दी, दूसरे से बताया, उसने मना कर दी, तीसरे व्यक्ति ने मना कर दी। 4-5 लोगों ने इस कदर मना करी थी, मुझे ये लगा था कि वाक़ई मैंने कहीं गलत डिसीज़न तो नहीं ले लिया और मेरे पैसे तो गए। कुछ लोगों ने तो मुझसे यहाँ तक कहा था कि तू 1000 की चेक कमाने की बात कर रहा है, तू 4500 की चेक की कमाने की बात कर रहा है। मैं तुझे स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूँ कि तेरा पैसे का अगर सामान भी आ जाए ना, तो तू मेरी मूंछ काट लेना, मैं तेरा चेला बन जाऊँगा। इस प्रकार से लोग बात करने लगे थे कि तेरा सामान भी आ जाता है, तेरे पैसे तो गए। जब इस प्रकार से लोग बोले तो मैंने सोचा कि मैं काम जब भी करूँगा कि पहले मेरा सामान आ जाएगा। तो 10, 15, 20 दिन के दरमियान में मेरा सामान आ गया था। तो मुझे बाकी भरोसा हुआ था कि यार बाकी सिस्टम तो बढ़िया है, लोग तो बोल रहे थे कि तेरा सामान नहीं आएगा और मेरा सामान आ गया। तो जब प्रोडक्ट को लेके जिन्होंने मुझसे मना किया था तो मैं उनको सामान दिखाने गया, तो उन्होंने बोला, "अरे! तो इस प्रोडक्ट को दिखा रहा है यार, ये ₹500 के कपड़े हैं, ये ₹600 के कपड़ा है।" मैंने बात वो नहीं है, आप तो ये कह रहे थे कि कपड़े आएँगे नहीं और ये प्रोडक्ट तो आया है। कि अरे प्रोडक्ट आ गया तो क्या कुछ होने वाला नहीं है। तो लोगों ने मुझे थोड़ा-सा नेगेटिव कर दिया। तो मैं क्या है कि थोड़ा-सा मैं अपनी गलतियों को बताऊँगा कि सर मुझे मोटिवेट करते थे और बस्ती मुझे नेगेटिव नेगेटिव करती थी। मगर मैं बस्ती वालों की ज़्यादा मानता था और अपने अपलाइन को नहीं मानता था मैं। क्योंकि मैं अपलाइन का महत्व समझता नहीं था कि अपलाइन का महत्व है क्या? और ना ही मैं ये समझता था कि गुरु गुरु होते क्या हैं? सर मुझसे बोलते थे कि फरीद जी संडे को मीटिंग में चलना है। जी सर मैं बोल देता। फरीद जी ट्रेनिंग में चलना है। जी सर मैं बोल देता था। मगर जैसे ही संडे का दिन आता था तो सर मैं अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके सुबह 7 बजे से रख देता था और जब मीटिंग ट्रेनिंग खत्म हो जाती थी उस थैंक यू सर। तो उन्होंने बोला मैंने कि सर बात तो ये थी कि मैं सर को बेवकूफ़ बनाता था कि सर मैं गेस्ट लेके तैयार था और आपने मेरे पास फ़ोन नहीं किया था। तो सर बोलते कि फरीद जी मैंने फ़ोन लगाया था, आपका लगा नहीं था। तो इस प्रकार से मैं सर को सर में मुझे काफ़ी बार सिस्टम में ले जाने के लिए कारखाने से घर से मेरे कारखाने तक जाते थे। मुझे बाइक पे बैठा के कभी भरतपुर लेके जाते थे, कभी आगरा लेके जाते थे मगर मैं सर की बातों को काटता था। तो ऐसे चोर सिपाही का सा खेल चलता था। तो इस प्रकार से सर मैंने समथिंग धीरे-धीरे करके लगभग मैंने 11 महीने बिगाड़ दिए थे सर और 11 महीने के दरमियान मैंने एक व्यक्ति को भी जॉइन नहीं करा पाया था। क्योंकि सर मैं सोचता था कि मैं तो बहुत होशियार हूँ और यहाँ तक कि जिन्होंने मुझे जॉइन कराया था, जो मेरे स्पॉन्सर थे, मैंने उनसे यही बोल दिया था कि सर देखो मुझे आपने पैसा दिया था, मैंने सामान ले लिया, आपका मेरा हिसाब बराबर, मुझे आपकी कंपनी नहीं करनी क्योंकि सारे लोग मना कर रहे हैं और मैं इस काम को नहीं कर पाऊँगा।
तो बोले फिर तो सर जी आए थे, सौम्य सर जी, उन्होंने बोला फरीद जी ये पैसे फ्री के नहीं है, हम काम तो करा के मानेंगे। तो इस प्रकार से मैंने जब 11 महीने बिगाड़ दिए तो मैंने काम नहीं किया, तो फिर क्या होता है कि सर एक बार क्या होता है कि दिशा का एक बैच जाता है, तो जब दिशा का बैच जाता है नैनीताल के लिए, तो हमारे सौम्य सर जी और मेरे जो स्पॉन्सर जी थे और कुछ लीडर थे, साथ में घर पे आए थे और मुझसे एक बात बोलते हैं कि फरीद जी एक गुड न्यूज़ है आपके लिए। मैंने बोली सर, ये देखिए फरीद जी आपने हमारे साथ बिज़नेस किया है, शुरुआत किया है तो आपके पैसे फ्री के तो है नहीं है। आपने हम पे भरोसा किया है, आपने हम पे भरोसा किया, पैसे हमारे भरोसे पे लगाए तो हम आपको कमा के मानेंगे। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग होने जा रही है, जो कि साल में 1 बार ये ट्रेनिंग होती है और आपको इस ट्रेनिंग में अगर आपका नंबर आ गया, तो आप बहुत भाग्यशाली होंगे और ये ट्रेनिंग बाहर होगी या तो अजमेर में हो सकती है, जयपुर में हो सकती है या नैनीताल में होगी। तो आपको इसके लिए तैयार रहना है और ये 5 स्टार होटल में होगी और जो व्यक्ति जिसका नंबर आ गया, उस पर हमारी संस्था 1 से डेढ़ लाख रुपए खर्च करती है और ऐसी लग्ज़री ट्रेनिंग देती है साल में 1 बार। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया था सर, मैं सर मेरा नंबर लिख लेना, मैं तो तैयार हूँ और सर कैसे भी करके मेरी जुगाड़ लगवाना। और मुझे क्या पता था कि सर की क्या प्लानिंग है और कैसे वो मेरे पास आए हैं। तो मैंने तो सर को सारी बात वो ठोक के बोल दी थी। और जैसे ही मैंने बोले कि ठीक है फरीद जी मैं आज आपके नाम लिख कर ऊपर भेजूँगा प्लानिंग के पास और जैसे ही आपका नाम सेलेक्ट होता है बस आपको तो अपनी तैयारी करके रखनी है। मैंने जी सर डन बिल्कुल तैयार हूँ। तो जैसे ही देखता हूँ कि सवेरे सर फिर घर पे आ जाते हैं और बोलते हैं बधाई हो फरीद जी आपको और आपका नंबर आ गया है दशहरा ट्रेनिंग में और बहुत-बहुत बधाई हो आपको और आपको ट्रेनिंग के लिए तैयार रहना। मैंने इसे कब चलना है? कि बस फलाने दिन आपको बैच जा रहा है, फलाने दिन आपको चलना है और आप तो आज या कल में कलेक्शन जमा करा के दे दो। तो मैं बड़ा शार्ट हुआ वैसे कलेक्शन कैसा? कि फरीद जी जो जो वो ट्रेनिंग जो हो रही है, बड़ी लग्ज़री ट्रेनिंग होती है और ऐसे होटल में होती है कि जिसका 1 दिन का किराया 15, 20, 18,000 रुपए का किराया होता है रूम का और ऐसा लग्ज़री होटल होता है, उसमें एक छोटा-सा टॉकिंग के रूम में एक छोटा-सा चार्ज है 6,000 रुपए का। तो मैं फिर शॉर्ट हो गया तो मैं 6,000 रुपए मैंने 9-10 हज़ार रुपए की जॉइनिंग लगाई थी। वो भुगतान तो मैंने पूरा कर नहीं पाया हूँ। उससे पहले सर ये एक और चीज़ लेके आ गए कि अब आपको 6,000 रुपए लगाने हैं। तो मैंने सर मैं इसमें नहीं जा पाऊँगा। मगर सर ने मुझे बाकी बहुत अच्छी तरीक़ा से समझाया और सर ने बहुत सारी बातें बताई कि फरीद जी कि ज़िंदगी की दशा बदलना तो हर कोई व्यक्ति चाहता है मगर दिशा लेना नहीं चाहता है। अगर आपको दशा बदलनी है तो आपको दिशा तो अटेंड करनी पड़ेगी। क्योंकि फरीद जी, ये इंजेक्शन ऐसा है कि अगर आपने ये इंजेक्शन लगवा लिया, ये करना ज़रूर लगता है। अगर ये इंजेक्शन आपने लगवा लिया, तो यकीन मानना आपकी पिनिया आपको गरीबी नामो-निशान के लिए मिट जाएगी। तो मैंने सर मुझे पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, कैसे भी मैनेज कीजिए। उस टाइम पे मेरी मैडम भी मेरे पास बैठी थी, तो मैंने फिर जब सर चले गए, मैं सर चलो देखता हूँ। तो मैडम से मैंने बोला तो मैडम बोली कि बताओ क्या करेंगे, कैसे व्यवस्था बनानी है। तो सर मेरी शादी में मुझे एक सोने की अंगूठी मिली थी। जिस अंगूठी को मैं गिरवी रख के आया था पति के सामने एक सुनार की दुकान है फतेहपुर सीकरी में, वहाँ मैं 4,000 रुपए उस अंगूठी को गिरवी रख के आया था और बाकी 2,000 रुपए मैंने अपने दुकानदार से लाके मैनेज किए थे और उसमें फिर मैंने दिशा में जाने का मुझे मौका मिला था। वो भी सर बोले थे कि साथ में चलेंगे, मिल के चलेंगे बढ़िया तरीका से। मैं ठीक है सर जी। तो होता क्या है कि यहाँ से वो सर ने बोल दिया था लिस्ट भेज दी थी कि आपको ये सामान पैक करना है, टूथपेस्ट, चप्पल, अंडरवियर ये सामान लेके चलना है और भरतपुर स्टेशन पे आना है। तो हम भरतपुर स्टेशन पे पहुँच गए। भरतपुर स्टेशन से सर हमारी जो गाड़ी गई थी बांदीकुई के लिए गई थी। तो मैं बांदीकुई के लिए हम उसमें बैठ गए तो मैं सर से बोला सर आप कहाँ हो? तो सर बोलते हैं फरीद जी मैं पिछले डिब्बे में बैठा हूँ, आप टेंशन ना लें साथ चल रहे हैं, मैं भीड़ ज़्यादा थी तो पिछले डिब्बे में आ गया हूँ। तो हम बांदीकुई पहुँचे, वहाँ से एक ट्रेन आई थी रानीखेत या पालनखेत ऐसे कुछ ट्रेन का नाम था। तो उसमें हम बैठे थे नैनीताल के लिए उसमें बैठ गए थे। तो सर वहाँ भी नहीं दिखे थे तो मैंने सर के पास फ़ोन किया, "सर आप कहाँ हो? अब भी नहीं दिख रहे हो।" बोले, "फरीद जी ऐसा है कि मेरा रिज़र्वेशन दूसरे डिब्बे में है, अब मैं उसमें बैठ गया हूँ, आप आगे बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे मिलते हैं दिल्ली और ट्रेन में बैठे रहो।" तो जब ट्रेन में गए तो ट्रेन में सर इतनी भीड़ कि हमने रिज़र्वेशन कराया था और वेटिंग में सीट थी। तो बोले, "सर आगे जाके आपको सीट मिल जाएगी, आगे जाके आपको सीट मिल जाएगी।" ऐसे करते सर हम दिल्ली तक पहुँच गए मगर हमको सीट नहीं मिली और हम ट्रेन में नीचे साफी बिछा के बैठे थे। तो मन में बड़े दिल में जो मुँह में आ रहा था मैं बोल नहीं सकता हूँ। मैं जाने क्या-क्या बोल रहा था अपलाइन के बारे में कि 6,000 रुपए भी ले लिए और इतने परेशानी से जा रहे हैं, बोल रहे थे कि आप रिज़र्वेशन में जाओगे और आपको रिज़र्वेशन करा दिया और यहाँ नीचे साफी बिछा के बैठना पड़ रहा है और सर भी साथ दिख नहीं रही हैं। जाने मन में जो आ रही थी उल्टा-सीधा मैंने खूब बोला था मन ही मन में
मगर जैसे ही सुबह दिल्ली से ट्रेन चेंज हो गई, इंजन चेंज हो गए, सुबह 4 बजे हम रामपुर के लिए पहुँचे थे, रामनगर। तो जब वहाँ पे जब हमारा जो वेलकम किया गया था, वहाँ बस तैयार खड़ी थी हमको लेने के लिए, रिसीविंग करने के लिए। तो जब उन्होंने बोला था कि आइए सर वेलकम है, आप सेफ शुभ से हो के आइए बैठिए। उन्होंने उस में बस में बैठाला और बस में बैठालने के बाद जब हमको वहाँ जो पहाड़ी पे लेके गए थे, जब बस हमारी टेक ऑफ कर रही थी, मैं चढ़ रही थी छलांग पे, तो वो जो नज़ारा देखने लायक था, तबीयत खुश हो गई थी। और जिस वक़्त हमने उस होटल में एंट्री करी थी सर, यकीन मानना सर, बाकी जिस टाइम पे होटल में एंट्री करी तो वहाँ का जो नज़ारा देखने के बाद मेरी तबीयत इतनी खुश हो गई थी कि यार कुछ भी सही, बेशक हमने रात को परेशानी काटी मगर दिन बहुत अच्छा कटेगा। इतनी खूबसूरत जगह है, इतना शांति ठंडा पूर्वक एरिया था। और जब हमको नहाने-धोने के लिए जो हमारे रूम की चाबी दे दी गई थी, तो जो उस रूम पे मैं चाबी लेके उसमें गया था और उसमें एंट्री करी थी, तो देखा कि दलान में भी एसी, रूम में भी एसी और ऐसा गद्दा था कि जंपिंग मारो इतना उछल जाएँ। उस गद्दे को देखकर वहाँ टेलीफ़ोन को एलईडी को देखकर मैं तो इतना एक्साइटेड हो गया था, यार मैं कहाँ पर आ गया। और फिर डेढ़ डेढ़ घंटे बाद नहाए, धोए, फ्रेश हुए, उसके बाद फ़ोन आता है कि सर आपका ब्रेकफ़ास्ट तैयार हो गया है और ब्रेकफ़ास्ट तैयार हो गया है तो आप आ जाइए। तो सर मैं तो जानता नहीं था ब्रेकफ़ास्ट होता है क्या? मैं तो उसी को ही खाना समझ रहा था कि यही खाना होता है। तो सर मैंने तो ब्रेकफ़ास्ट में ही इतना दबा के खाया था कि मैंने तो पेट भर लिया था, मैं तो सुबह का खाना सोच रहा था। क्योंकि मैंने सोचा था कि मेरे जो 6,000 रुपए गए हैं मुझे ये वसूल करने हैं। तो मैंने तो ब्रेकफ़ास्ट में इतना खा पी लिया, मैंने संजय तक को हो गया मैं निर्चू, मैंने मिला कि नहीं मिला संजय को खाना, तो मैंने दबा के खाया। वो मालूम पड़ता है कि खाना खाने के बाद हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई सत्येंद्र प्रसाद सर जी के माध्यम से, राकेश प्रसाद जी महागुरु जी के माध्यम से। उनको पहली बार लाइव देखा, हमारा उनके साथ फ़ोटो खींचे थे और काफ़ी सक्सेस डायमंड हो गए, अजय पंडित सर के, जसपी सर जी के फ़ोटो दिखाए गए थे कि ये लोग यहाँ से सफल हुए हैं, कैसे कपड़े पहन के आए थे पहले जे, इसी प्रकार से हमारे फ़ोटो हुए थे। फिर डेढ़ घंटे बाद वो अनाउंसमेंट करते हैं कि आपको चाय टी कुकिंग का टाइम हो गया है, तो डेढ़ घंटे बाद सर हमको नाश्ता, चाय, कुकिंग मिला। फिर दोपहर में लंच को हो जाता है कि अब आपका डिनर का टाइम हो गया, लंच का टाइम हो गया है। तो लंच में देखा तो उससे भी ज़्यादा खाना, तो मैं तो बड़ा पछता रहा था कि सर मैंने तो उसी से अंडे-फंडे से उनसे पेट भर लिया था और दोपहर में मुर्गे-फुर्गे और बहुत सारी चीज़ थी। मैंने कहा यार मैंने तो पेट पहले ही भर लिया है, ये खाना अभी और मिलता है। फिर दोपहर को मैंने खाना खाया और डेढ़ घंटे बाद फिर टी कुकिंग हो गई थी। फिर उसके बाद शाम को फिर डिनर हुआ था तो सर वहाँ का जो खाना-पीना देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि उस टाइम पे तो मुझे ये लग रहा था कि मेरे 6,000 रुपए अपलाइन ने ठग लिए, मुझसे ज़्यादा ले लिए। मगर उस 1 दिन के अंदर मुझे लगा था कि ये मेरे आधे दिन के यानी 2-3 घंटे के पैसे नहीं है। जिस हिसाब से वहाँ खाने का मिला, पीने को मिला, पहनने-ओढ़ने को मिला, बैठाने को मिला, वहाँ की जो फैसिलिटी बाकी गज़ब थी मेरी ज़िंदगी में। कभी मैंने स्विमिंग पूल ना तो मेरी 7 पीढ़ी में किसी ने देखी होगी, ना मैंने देखी थी। पहली बार स्विमिंग पूल का मज़ा लिया वहाँ पर। हाथी की सैर करी थी, कभी हाथी को पास से छू के नहीं देखा और वहाँ पर हाथी पे बैठकर सैर करी। नैनीताल नाम सुना था, गानों में सुना था, नैनों में नैनीताल, बाकी सब तलैया। उस ताल में बोट में बिठाकर हमें उसकी सैर कराई गई थी। वहाँ हमें घुमाया गया था। डांस पार्टी में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था। और बाकी जो लग्ज़री ज़िंदगी हमारी दी थी सर मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि ज़िंदगी में अगर किसी व्यक्ति को दिशा का मौका मिले, तो कभी ना चूके, आँख बंद करके जाए कि जो हमारे ऊपर संस्था हमारे ऊपर खर्च करती है, वाक़ई काबिल-ए-तारीफ़ है। और सबसे ज़्यादा जो मुझे वहाँ पे मिला, वहाँ का माहौल। वहाँ से मैं बहुत एक्साइटेड होके आया था और बहुत सारी चीज़ों को सीख कर आया था और बहुत सारी चीज़ मुझे वहाँ का माहौल, वातावरण अच्छा लगा था और सबसे जो आकर्षित जो चीज़ उन्होंने उसने की थी, वो ये थी कि वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी थी सर कि ना तो वहाँ पे ना कोई वहाँ पे भेदभाव था कि आप हिंदू हो, कि आप मुसलमान हो, कि आप सिख हो, कि आप ईसाई हो। ना कोई ये भेदभाव था कि आप गोरे हो, कि आप काले हो। ना ये भेदभाव था कि आप किस बैकग्राउंड से हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो। और वहाँ पर सिर्फ़ एक ही चीज़ सिखाई जा रही थी भाईचारा, इंसानियत। और वहाँ पे एक गाना बज रहा था जो पहली बार मैंने सुना था कि प्यार बाँटते चलें, क्या हिंदू, क्या मुसलमान सब हैं भाई-भाई। ये गाना मुझे इतना आकर्षित कर रहा था कि मेरी आँखों में आँसू आ गए थे सर, जब गले लग-लग के हम नाच रहे थे। और दूसरी सर ने एक प्रैक्टिकल करके दिखाया था वहाँ पे कि जो ऐसा हम सोचते हैं वैसा होता है। वाक़ई सर की बात सही थी कि जैसा सोचा था वैसा होता है। तो सर ने वो प्रैक्टिकल दिखाया तो मैं बहुत एक्साइटेड होके आया था और मैंने ठान लिया, विज़न बना लिया कि मुझे काम करना है। तो वहाँ से आकर फिर मैं फतेहपुर सीकरी आया और मैंने सर से बोला कि चलो सर मैं काम की शुरुआत करूँगा। तो फिर मैंने कुछ लोगों को प्लान देना शुरू किया था। तो स्टार्टिंग में कुछ लोगों को प्लान देना शुरू किया था मैंने, तो उनमें से एक व्यक्ति निकल के आते हैं हमारे जो मेरे खास मित्र थे, साकिर उस्मानी।
तो सबसे पहले मैंने उनको प्लान दिया कि सर आप मैंने ऐसे-ऐसे बिज़नेस जॉइन किया है और बहुत दमदार बिज़नेस है और आप बिज़नेस में आइए, बहुत बड़ा काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे। तो सागर जी ने पहले तो मुझसे काफ़ी मना करा था कि फरीद जी मुझे इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी सरकारी गाइड हूँ, इधर मैं टीचिंग कराता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। पहले तो ऐसे झांसेबाज़ी देते रहे। फिर एक दिन वो बोले कि फरीद जी मुझे इंटरेस्ट नहीं है और ये आपके लिए मेरे लायक बिज़नेस नहीं है। तो मुझे पता नहीं था इनके मन में क्या चल रहा था। एक दिन मुझसे बोलते हैं कि फरीद जी देखो आप बुरा मत मानना और मैं आपको एक साफ-साफ बात बोल रहा हूँ कि आप मुझे जिस प्रकार से समझा रहे हो, आपका समझाना इस प्रकार से है कि जैसे कि एक बैंक मैनेजर, वो बैंक का चपरासी बैंक मैनेजर को ये सलाह दे कि आप मेरी बात मान लो, मैं आपकी ज़िंदगी बदल दूँगा और आप यहाँ से मेरे कहने से लाखों कमा सकते हैं। तो क्या उस बैंक मैनेजर को उस चपरासी की बात माननी चाहिए? तो ये मेरे खास दोस्त ने मुझसे जब ये बात बोली तो मेरे दिल पर लगी थी सर, और मैं चेहरे से तो हँस रहा था, मगर दिल में रो रहा था कि मेरे दोस्त ने आज मेरी केबीसीडी कहाँ लगाई है। यानी मुझे एक चपरासी माना है और अपने आप को एक बैंक मैनेजर। तो मैंने मन ही मन में ठान लिया था सर कि अब चाहे तक मैं इस बिज़नेस को करता या नहीं करता, मगर इसने अगर ये बात बोली है, तो मैंने कसम खा ली थी मन ही मन में कि अब मैं इस बिज़नेस को करके दिखाऊँगा। क्योंकि वो सर की एक बात थी जो मेरे लगी थी और मैंने एक बात सोची थी कि अब तक तो मेरी चाह थी सिर्फ़ डायमंड बनना, मगर उस बात ने मेरी मजबूरी बना दी मेरा डायमंड बनना। तो मैंने ठान लिया था कि पहले तो मेरी चाहत थी, अब मेरी मजबूरी बन गई है डायमंड बनना, मुझे डायमंड बन के ही दिखाना है। मैंने जब तक इनसे कोई बात नहीं करूँगा, जब तक वो लेवल अचीव नहीं कर लूँगा। तो सर फिर मैंने मेहनत की सर का साथ लेकर, और जब सर का साथ लेकर मैंने मेहनत की तो मुझ पे प्लान देना भी नहीं आता था। तो मेरे जो स्पॉन्सर थे तो मुझे जॉइन कराया था, मैं उनसे बोलता था सर मेरे प्लान लगवाइए। तो बोलते थे सौम्य सर जी के पास कॉल कर लीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है। आप सौम्य जी से बोलिए, फ़ॉलो अप कीजिए। मैं सर मुझको तो प्लान देना भी नहीं आता, मुझे तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो वो नहीं आते थे जिन्होंने मुझे जॉइन कराया था, जब भी टाइम मिलता था तो सौम्य सर जी आते थे। दूसरी बात, मैं घबराता इसलिए था सर कि मैं बिल्कुल अनपढ़ था। मैं ठोक के बताता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है, कोई झिझक नहीं है। मैं अपने बारे में छुपाना नहीं चाहता कि मैं सही से हिंदी लिखना भी नहीं जानता था। मैंने 4 क्लास पास किया था सरकारी स्कूल में, वो भी मैं सिर्फ़ हिंदी थोड़ा बहुत पढ़ लेता था। हिंदी लिखना मुझ पे आज भी ढंग से नहीं आता था। तो मैं सर से बोला सर आपने मुझे बिज़नेस में जॉइन तो करा दिया, मैं दिशा ट्रेनिंग भी ले आया, मुझे भरोसा भी है यहाँ के सिस्टम सही है और मुझे ये भी पता है कि यहाँ लोग सफल भी होते होंगे सर। मगर सर मैं कैसे सफल होऊँगा? मैं तो एक अनपढ़ व्यक्ति हूँ, मुझको तो लिखना भी नहीं आता है। तो सर जी मुझसे बोलते थे कि फरीद जी आप टेंशन ना लें, हम आपके साथ हैं और हम आपके साथ बिज़नेस कराएँगे और आप घबराना मत, और हम आपको पढ़ाना भी सिखाएँगे, हम आपको लिखाना भी सिखाएँगे। तो ये ऐसा बोलते थे तो मैं सोचता था कि मुझे तसल्ली देते हैं या मेरा हौसला बढ़ाते हैं, और ऐसा कुछ होता नहीं है। मगर वाक़ई सर ने ये वाक़ई काबिल-ए-तारीफ़ है, सर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर जी ने, महागुरु जी ने जो ही मुझसे बोला, सुनील सर जी ने और सौम्य सर जी ने, वो वाक़ई करके दिखाया और उससे ज़्यादा किया। सबसे पहले तो सौम्य सर जी ने मुझे एक पर्चा लिख के दिया था, जिसपे पूरा सप्ते का प्लान, जो हम पूरा वीक का प्लान देते हैं, साल का, टीम वर्क का, यू पोज़ीशन दिखाते हैं। उन्होंने एक पर्चा बना के दिया था कि फरीद जी आपको कुछ नहीं करना है, इस पर्चे को आपको डिटो सिर्फ़ उतारना है। इसकी हूबहू नकल करनी है और आपको यही रट्टा मारना है और कुछ नहीं करना है। तो सर मैंने वाक़ई उस पेपर को काफ़ी बार रट्टा मारा, जब तक रट्टा मारा कि मैं उसको हूबहू उतारने नहीं लगा। फिर बात आ रही थी प्लान देने की, मुझको बोलना नहीं आता था, तो सर के साथ मैं जाता था, सर मेरे साथ प्लान देते थे। तो एक व्यक्ति को ही प्लान दे रहे थे, तो सर ने सेम संजय सिंघल जी को प्लान दिया, तो वही प्लान दिया था सुरक्षा पद्धति। और फिर दूसरी जगह गए तो वही हमारी संस्था का नाम सेफ शॉप, एक रहा कामयाबी, 5 ट्रेंडों पर काम करता है, शिक्षा, सेहत, फैशन, तकनीक, सुरक्षा पद्धति। जहाँ भी जाते सर वही बात कहते थे, तो मैं सर से सोचता था सर ऐसे ही बोलना है क्या? ब फरीद जी बस यही बोलना है और यही रिपीट करना है, अलग से कोई बात नहीं करनी, और जो मैंने आपको पर्चा दिया है उसको आपको उतारना है। तो सर फिर मैंने इस सर को मैंने सर के माध्यम से थोड़ा-सा बोलना सीखा। फिर मैंने धीरे-धीरे ट्राई करना, प्लान देना शुरू स्टार्ट किया। तो एक बार की बात है कि सर जी मेरे साथ गए थे प्लान देने, कि सर मुझे एक व्यक्ति को प्लान देना है जो टीचर हैं। तो सर मेरे साथ गए थे और साथ जाते-जाते उसके घर के दरवाजे पूछते बोलते, "फर्जी आप अंदर चलो, चलो मैं आता हूँ और जब तक आप फर्स्ट प्लान दीजिए, फर्स्ट प्लान की रिहर्सल करिए, मैं अभी आता हूँ।" मैं ठीक है सर जी। तो मैं अंदर गया और मैंने प्लान देना स्टार्ट किया, मगर सर आए नहीं थे, तो सर के पास फिर मैंने कॉल किया, "सर मेरा फर्स्ट प्लान हो गया, आप अंदर आ जाइए सर।" कि "हाँ, फरीद जी आप मैंने फर्स्ट प्लान दे दिया, कोई बात नहीं, आप सेकंड प्लान भी दीजिए और चलो मैं अभी आता हूँ, यहीं बैठा हूँ।" तो मैंने धीरे-धीरे सेकंड प्लान कर दिया, सेकंड प्लान करने के बाद भी सर नहीं आए। मैं सर कहाँ हो? कि बस मैं आने वाला हूँ, तुम आप प्लान तो दो। और प्लान देने के बाद वो बोले कि सर जी चलो ठीक है और मैं फॉर्म भरने के लिए तैयार हूँ, चलो बेजार बनाता हूँ, भरूँगा फॉर्म। तो मैंने फ़ोन किया, सर अब तो ये फॉर्म भरने के लिए तैयार हैं, आप तो आ जाओ, मेरे पास फॉर्म भी नहीं है। तो सर आए और सर ने शायद उनका फॉर्म साइन अप कराया
और फिर बाद में मुझे पता नहीं सर ने कैसे पता लगाया, मुझसे बोले कि बहुत बढ़िया फरीद जी, आपने बहुत शानदार प्लान दिया, बहुत ज़बरदस्त प्लान दिया। मुझे नहीं पता था कैसा प्लान दिया, मतलब जिस हिसाब से उन्होंने तारीफ़ की थी, तो मेरे अंदर एक एनर्जी सी बढ़ गई थी, मैं एक्साइटेड हो गया था कि बाकी मैंने प्लान दे लिया और मैं डरता था कि लोग क्या कहेंगे, उन्होंने मुझसे कुछ कही भी नहीं थी, मेरी बातों को खूब अच्छी तरीक़े से सुना भी था, तो मुझे बड़ी खुशी सी फ़ील हुई। फिर मैंने धीरे-धीरे प्लान देना स्टार्ट किया। 2-4 प्लान मैंने उल्टे-सीधे भी दिए थे और मज़ाक भी उड़ाया गया था। और ऐसे करते-करते धीरे-धीरे मैंने सर यहाँ पे अपना लीडरशिप कंप्लीट कर लिया। तकरीबन मैंने 11 महीने तक मेरे साथ एक व्यक्ति नहीं जुड़ा था और 4-5 महीने मुझे और लगे थे। तकरीबन 14 13-14 महीने में मैंने अपने लीडर को शिप को कंप्लीट किया था। जो मेरा प्रोग्राम फतेहपुर सीकरी में एक फंक्शन हुआ था। और जब वो फंक्शन हुआ था तो मुझे बताया गया था कि फरीद जी आप लीडर होने वाले हो और आपका एक सम्मान होगा आपकी फैमिली के साथ और बधाई हो, मुबारकबाद दी थी। तो मैं बड़ा खुश हुआ था कि चलो मेरा सम्मान होगा और बड़ी एक्साइटेड था। और सर ने एक बात और बोली थी साथ ही साथ में कि फरीद जी उसमें आपका एक टिकट चार्ज लगेगा कंट्रीब्यूशन कितने लोग हो जाएँगे आपके घर से? मैं सर मेरा तो पूरा घर जाएगा। कि नहीं फरीद जी ऐसा है कि उसमें एक टिकट लगेगी ₹350 की। तो मैं बड़ा थोड़ा-सा मन में नेगेटिव हुआ कि यार ये कैसा बिज़नेस है? यानी मैं जिस बिज़नेस में जॉइन हूँ मेरी भी टिकट लगेगी। यानी यार लोग बोलते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है? क्योंकि समझ में बहुत लेट आया कि मैं अनपढ़ था। तो मैंने सर से बोला सर मेरी सबकी टिकट लेनी पड़ेगी कि फ्रिज सबकी टिकट लेनी पड़ेगी। तो मैं बोला कि यार ये बात चलो मुझ तक पता है तो ठीक है। अगर मैं अपने पापा को बताऊँगा कि ₹350 की टिकट है तो वो बिल्कुल नहीं जाएँगे और वो मना कर देंगे। तो उस फंक्शन के लिए भी मैं अपने दुकानदार से पैसे लेके आया था और 2000 रुपए माँग के लेके आया था। मैं 4 टिकट लेके गया था। पापा, मम्मी, बड़े भाई, मैं और हमारी भतीजी। चारों को लेके मैं उस फंक्शन में गया था और बाकी टीम के लिए अलग ली थी। मैं घर के लिए